Good morning, students. Today we will start with our first chapter of comparative anatomy and development biology of vertebrates, and the name of the chapter is integumentary system and the derivatives. Now, what is integumentary system? Integumentary system includes the skin and the various structures which are derived from it, the skin. Now, let me tell you about the books. This book is the Modern's book, which is also available in market, and it is a good book. And another book which is available in market and we prefer that book is the Pardeep's book. This is the Pardeep's book. Pardeep's book is little bit more detailed and more accurate than the Modern's book. वैसे तो दोनों ही बुक्स ठीक है, लेकिन प्रदीप बुक में थोड़ा सा जो है वो डायग्राम ज्यादा बेटर दिए हुए हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी दी होंगी जो आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो आप दोनों बुक्स ले सकते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, दोनों ही अच्छी हैं. जबकि जो आपकी मॉडल्स की बुक है इसमें बिल्कुल जितना आपका सिलेबस में मेंशन है उतना ही टॉपिक्स जो है इसमें कवर्ड किए हुए हैं. एक चीज बच्चों आपने ध्यान में करनी है कि जो हमारा सिलेबस होता है हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है. ज्यादा हमने डिटेल में एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना. जैसे ये हमारा सिलेबस है अपने इस पेपर का, दैट इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी. सो इन अवर फर्स्ट यूनिट वी हैव द डेरिवेटिव्स ऑफ द इंटेगुमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लैंड्स एंड द डिजिटल टिप्स. तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, इसमें बहुत सारे जो आपके स्किन के डेरिवेटिव्स हैं, मैंने कुछ क्लास में भी आपको बताया था कि स्किन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं जिसमें कि ग्लैंड्स आ जाएंगे, बीक्स आ जाएंगे, फेदर आ जाएंगे, हेयर है, क्लॉज है, स्केल्स हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं. लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हमने सिर्फ ग्लैंड्स पढ़ना है और डिजिटल टिप्स. डिजिटल टिप्स इंक्लूड्स द नेल्स, हूव्स एंड द क्लॉज. ठीक है, तो सिलेबस में सिर्फ इतना ही है. इसके अलावा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आएगा तो आपने सिर्फ इसी को डिटेल में पढ़ना है, इसी को अच्छे से लर्न करना है, ताकि आपका पेपर में जो है स्कोर अच्छा आ सके और आप कंप्लीटली पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर के लिए आपने उतना ही तैयार करना है जो हमारा सिलेबस है. अगर ज्यादा आप फाइनल टर्म में और चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा लर्न करेंगे तो आपका मेन सिलेबस जो है वो पीछे रह जाता है. ठीक है, सो यू कैन प्रेफर एनी ऑफ द बुक, आइदर द मॉडर्न्स बुक और द प्रदीप्स बुक. नाउ कमिंग टू अवर चैप्टर, अवर स्किन इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड. व्हाई? इट इज अ कंपाउंड ऑर्गन. एज द स्किन, यू ऑल नो, स्किन का अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ऑफ स्किन जो है वो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है. तो स्किन को मास्टर ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्किन में एक सिर्फ स्किन के कुछ डेरिवेटिव्स जिनके नाम मैंने आपको बताया, सिर्फ वही ऐसे डेरिवेटिव्स नहीं है जो स्किन प्रोड्यूस करती है, बट उसके अलावा भी स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से वी कॉल द स्किन एज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सच एज स्किल help in secretion, it also protect your body, then it help in sensation and the storage of the fats and the water in your dermis and the maintenance of the water balance, excretion. ऐसे बहुत सारे स्किन के फंक्शंस हैं जो स्किन परफॉर्म करती है और उसके ग्लैंड्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज द स्किन एज अ मास्टर ऑर्गन और द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द वी स्किन ऑफ द रैबिट. जो वी स्किन है आपका रैबिट या मैमल्स का, ये आपने +2 में पढ़ा होगा. सो यू नो द स्किन इज डिवाइडेड इनटू two main layers. Upper layer is epidermis, then is dermis, and the lower most is the subcutaneous tissue. So subcutaneous tissue is present just beneath your dermis, and it is a loose connective tissue layer, and it consists of the muscles and the some of the glands are also there, and the fat lobules, these are present in the subcutaneous tissue. Now if we talk about the uppermost layer, the uppermost layer is the of epidermis, and at the base of the epidermis a layer is present called as the stratum germinativum. This stratum germinativum is actually the stem cell layers. That means ये वाली जो layer है it will continuously mitotically divide, it will divide mitotically and keep on adding cells on the upper side. ये वाली layer जो है वो continuously divide करेगी और cells जो है वो और ज्यादा सेल्स इसमें ऐड करते रहती है. जो सेल्स की लेयर नहीं बनेगी वो ऊपर की ओर पुश ऑन होगी. ठीक है, सो दैट वी हैव द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द सेल्स ऑन द टॉप एंड द यंगेस्ट वन एट द बेस. तो जो जैसे जैसे ये लेयर्स ऑफ सेल्स जो वो ऊपर की ओर माइग्रेट करते जाते हैं, सो दे आर बीइंग एडेड विद द केराटिन.
इसमें केराटिन होता ऐड होता जाएगा और जो आपकी अपर लेयर है वो काफी हॉर्नी और ड्राई हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द लेयर विच गिव राइज टू द ऑल द रेयर्स विच आर प्रेजेंट अबव। सो ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है इसमें सेल्स जो फ्लैटन हो गए और इनके न्यूक्लियस भी जो है वो काफी हद तक डिसअपियर हो गए। उसके बाद जो हमारी डर्मिस आती है, डर्मिस नीचे आ जाएगी एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस इज एक्टोडर्मल। You all know we have the 3 germ layers. So epidermis is ectodermal in origin, whereas dermis is mesodermal in origin. ठीक है, तो हमारे 3 germ layers होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सो अगर कोई आपसे पूछे कि स्किन का ओरिजिन कैसे होता है, तो स्किन का जो ओरिजिन है वो 2 लेयर से होता है। एपिडर्मिस इज एक्टोडर्मल एंड द मेसोडर्मल इज the dermis is mesodermal in origin. Now in the dermis we have the many of the structures present here. This we have the hair which is, हमारे पास यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है जो कि यहाँ से अराइज कर रहा है। हेयर के साथ साथ ही हमारे यहाँ पे ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज एक्चुअली योर सेबेशियस ग्लैंड, द ऑयल ग्लैंड विच ओपन्स आउटसाइड विद द हेयर फॉलिकल। हेयर के शाफ्ट के साथ ही यहाँ पे ओपन करता है। यहाँ पे एक और ग्लैंड हमें नजर आ रहा है। दिस ग्लैंड इज अवर sudoriferous gland or the sweat glands which also open on the outer side, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ कनेक्टिव टिश्यू है, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व फाइबर्स है, ये सारी की सारी चीजें हमें स्किन में नजर आ रही है। तो मेन पर्पस आपको ये सेक्शन स्किन का शो करने का ये है कि हमारी स्किन जो है उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है और इसका जो ओरिजिन है वो 2 जर्म लेयर से होता है, वन एपिडर्मिस एंड अनदर इज द मेसोडर्म। Now coming to the comparative study, now we will study the comparative account of the skin, ठीक है। तो सबसे पहले उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं जो स्किन से अराइज करते हैं। सो द फर्स्ट डेरिवेटिव इज द ग्लैंड्स। ऑल द ग्लैंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन आर एक्टोडर्मल इन नेचर। सॉरी, दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यू ऑल नो व्हाट आर द एक्सोक्राइन एंड व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Sorry. The endocrine glands are those glands which release their secretion into the blood and then they reach to the different sides of the body. Whereas in case of the exocrine gland, जो हमारे exocrine glands होते हैं उनकी secretion जो है वो सिर्फ उसी एरिया में रिलीज होती है जहां पर ये खुद अपने आप में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर इनकी सिक्रीशन जो है वो एडअप नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द स्टडी ऑफ द ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज द एक्रानोलॉजी, ठीक है। इनको एक्सोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। नाउ वी विल क्लासिफाई द ग्लैंड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बाय डिफरेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, कि किस तरह का स्ट्रक्चर है इसके बेसिस पे हम ग्लैंड्स को डिवाइड करेंगे in the unicellular and the multicellular glands. As its name itself clarifying that the unicellular glands are the glands which are having a single cell. So this is the diagram of a unicellular gland which are seen in case of the lower vertebrates. Vertebrates क्या है ये मैंने आपको क्लास में आपके करवा दिया था। तो जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स सच एज योर लैंसलेट्स और द साइक्लोस्टोम्स और द फिशेज और द एम्फीबियंस लार्वास, दे हैव मेनी ऑफ द यूनिसेलुलर ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लैंड, ये हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, इसके बेस पे न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसके इंटीरियर साइड पे जो है इसकी सिक्रीशन जो है वो इकट्ठा हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से ये रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है। सो दीज ग्लैंड्स आर मोस्टली द म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड हैविंग द म्यूकस। सो म्यूकस जो है वो बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे जो स्पेशली आपके एक्वाटिक एनिमल है, चाहे वो फिशेज हो, एम्फीबियंस हो। सो दैट दिस म्यूकस मेक the body slimy, smooth, and it also decreases the friction and enable the animal to escape from their enemies also in water, ठीक है। So mucus की जब एक layer maintain रहेगी amphibians के ऊपर specially, so it will also help in respiration. Now the next type of the glands are the multicellular glands. Multicellular glands means they are formed by the मोर देन वन सेल्स, बहुत ज्यादा सेल से मिलकर ये बनी हुई है। तो बाकी जितने भी हार्ड एनिमल्स हैं उनमें जितने भी ग्लैंड्स हैं, दिस ऑल आर दी मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ द ग्लैंड्स इन विच द ग्लैंड्स कैन बी क्लासिफाइड, दे आर दी अकॉर्डिंग टू द शेप, ठीक है। हमने ग्लैंड्स को जो अब हमने ग्लैंड्स की कैटेगरीज शो करनी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द शेप की कैसी कैसी शेप्स ऑफ ग्लैंड है। तो जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स है दे आर ऑफ 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द शेप। वन इज द ट्यूबुलर ग्लैंड, ट्यूबुलर मीन्स दे आर
tube-like, and one is the saccular glands, means they are sac-like. Now let's see the diagram. The first, this is the tubular gland. So the tubular gland, जिनकी ये सारे के सारे ये जो glands हैं, ये ऊपर वाली row में, these are the tubular glands, and the lower one row is showing the saccular gland. So what is the difference? As the diagram itself is clarifying that the tubular gland have the tube-like shape and the saccular gland that have a sac-like shape. Now the tubular gland, this is the simplest, that is the straight simple tubular gland. Straight simple tubular gland means a simple straight tubular gland is seen. And if we talk about the example, मैंने साथ में लिख रखा आपकी convenience के लिए, the wax gland of the mammals, जैसे हमारे जो ear में ceruminous glands या wax gland होते हैं, these are the example of these simple straight tubular gland. And another are the nuptial pads of the frog. जो male frog होता है, उसके limbs में, उसके जो फोर लिम्स हैं और हाइंड लिम्स, वहां पे नप्चुअल पैड्स होते हैं. ये नप्चुअल पैड क्या करते हैं? एक्चुअली दिस हेल्प इन कॉपुलेशन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. जब कॉपुलेशन होगी मेल फीमेल के बीच में, तो मेल में जो है ये पैड्स प्रेजेंट होते हैं इन द लिम्स, सो दैट इट कैन help in copulation and holding the female during the copulation. So these are the example of the simple straight tubular gland. Another are the coiled tubular gland. Coiled means ऊपर से straight है, नीचे से लेकिन थोड़ा सा coiled है. तो हमारे जो sweat glands हैं, that is the sweat glands, simple sweat glands of the mammals are the example of the coiled tubular glands. Now the next is the branched tubular glands. Now the branched tubular glands कैसा है? बिल्कुल simple इसके जैसे है, लेकिन नीचे से इसके थोड़े से branches आ गए हैं. Now if we talk about the example of the branched tubular glands are the large sweat glands which are present in the armpits of the mammals. ठीक है, तो ये बेटा कहने का मतलब ये है कि आप डायग्राम भी बना देंगे, आप इसको बता भी देंगे कि ये कौन सा ग्लैंड है, लेकिन जब तक आप इसके एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं होगा. तो आपने जो है वो एग्जाम्पल जरूर देने हैं, जैसे कि these tubular glands which are the branched tubular glands, they are present in the large sweat. These example are the large sweat glands of the armpits or the axillae of the mammals. Now the last type of tubular gland is the compound tubular gland. Compound tubular gland means which is similar to the basic structure, लेकिन इसमें ये structures जो है बार बार repeat होके जो है compound structure बना रहे हैं. That's why we call it as a compound tubular gland. The compound tubular gland is seen in the monotreme. Monotreme are the egg-laying mammal. तो monotremes जो हैं, monotremes means the egg-laying mammals. The mammary glands of the egg-laying mammals are of this type, that is the compound tubular glands. Now the next type of glands on the basis of the shape are the simple saccular gland. Now the simple saccular gland is a simple sac-like structure, interior narrow and the base is slightly swollen. If we talk about example, the example are the mucus glands of the amphibians and the poison gland of the amphibians. जो आपके amphibians हैं उसमें poison glands भी present होते हैं, जैसे toads वगैरह में, और mucus gland तो होते ही स्किन के ऊपर. So these are the example of the simple saccular gland. Now the next is the branch saccular gland. Now the branch saccular gland, branches इस तरह से भी arranged हो सकते हैं, इस तरह से भी arrange हो सकते हैं. So the examples are the oil glands of the mammals. अभी हमने VS skin में देखा कि oil gland की जो shape थी कुछ इस तरह से थी, this one. So this is the example of the branched saccular gland. देख रहे हैं आप, ये base जो है वो sac like है, swollen है, having a common opening. तो इसमें opening common रहेगी, लेकिन जो sacs हैं वो कैसे होंगे? branched होंगे और sac like होंगे, इसके जो branches हैं. So the example are the oil glands of the mammal or the meibomian glands which are present in the eyes of the mammals. Now the last gland of the under this category is the compound saccular gland. Now the compound saccular gland ये भी बिल्कुल आपके कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड के जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट है, दीज आर दी सिंपल सैकुलर ग्लैंड्स. हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है. सो दीज आर सीन इन द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द हायर मैमल्स. ठीक है, जो आपके यूथेरियन और मेटाथेरियन मैमल है, जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, सच एज वी पीपल, वी हैव द कंपाउंड मेमोरी ग्लैंड्स. नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ द ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द shape.
नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द टाइप्स ऑफ द ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सिक्रीशन, कि किस तरह की सिक्रीशन जो है, what is the method or what is the mode of secretion. Now let me tell you, this is the very important question from examination point of view and asked many of the time in the exams. बहुत बार इसको एग्जाम में पूछते हैं कि explain the types of the gland on the basis of the method or the mode of secretion. Now on the basis of the mode of secretion, the glands are of 3 types. One is the merocrine, another is the apocrine, and the last one is the holocrine gland. Now the merocrine glands are the glands, the structures of the gland that remain intact, उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा during the secretion. No injury to the cell that occurs during the secretion. सेल को कोई भी इंजरी नहीं होती है और सेल जो है वो इंटैक्ट रहता है during the secretion. फॉर एग्जाम्पल द गॉबलेट ग्लैंड्स और द स्वेट ग्लैंड्स और द सलाइवरी ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स हैं जब ये सिक्रीशन रिलीज करेंगे इनको कोई खुद को नुकसान नहीं होगा और अपने आप में एज इट इज ही रहते हैं. Now the next category is the apocrine gland. Apocrine glands are which type of glands? In which the secretion that gathers on the outer part of the gland, and जब इस ग्लैंड की सिक्रीशन रिलीज होती है तो थोड़ा सा जो ग्लैंड का साइटोप्लाज्म है वो भी साथ में बाहर निकल जाता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो इंटैक्ट रहता है. So if we talk about the example, the mammary glands and the sweat glands in the genital or the perianal area or the areola of the breast, these are example of the apocrine gland. ठीक है. So what are apocrine glands? जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, डायग्राम रफ सा बना देती हूँ मैं, कि जैसे हमारा ये ग्लैंड है, सिंगल ही बना लेते हैं छोटा सा इसको, कि ग्लैंड है, इसमें क्या होता है, जो हमारा मीरोक्राइन ग्लैंड है उसमें क्या होता है कि ये इस तरह से अगर ग्लैंड है तो इसकी सिक्रीशन जो है जब वो रिलीज होगी तो सेल को कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिक्रीशन इजिली जो है वो बाहर पास आउट हो रही है. बट इफ द ग्लैंड इज ऑफ एपोक्राइन टाइप, देन व्हाट हैपेंस दैट अ पार्ट ऑफ द सेल it also get the part of the gland it also get eroded during the secretion. सेल का कुछ पार्ट जो है वो इरोड हो जाता है और जो इसका न्यूक्लियस है, जो हमारे ग्लैंड्स के न्यूक्लियस है वो इरोड नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं, वो इंटैक्ट रखते हैं. तो जिसके कारण क्या होगा कि जब ये इसकी सिक्रीशन रिलीज होगी और ये पार्ट इसका ग्लैंड का ये वर्न आउट हो जाएगा, इट इज रिप्लेस्ड इन द मीन कोर्स ऑफ टाइम. थोड़ी देर बाद ये रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है. तो कुछ पार्ट जो है आपके सेल का, जो कुछ पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा और बाकी जो ग्लैंड का पार्ट है वो एज इट इज इंटैक्ट ही रहेगा. द लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज द होलोक्राइन ग्लैंड. होलोक्राइन ग्लैंड इज द ग्लैंड इन विच द स्टोर्ड सिक्रीशन, जब ये सेल की स्टोर्ड सिक्रीशन जब रिलीज होगी, दिस इज दी जो मैंने ग्लैंड यहां पे बनाया था, कि जब इसकी सिक्रीशन रिलीज होगी तो ये पूरा का पूरा सेल कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा जो सेल बॉडीज हैं वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो जाएंगी विद इट सिक्रीशन. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा जब इसकी सिक्रीशन रिलीज आउट होगी, और यहां पर इसके रिलीज होने के बाद या इसके खत्म होने के बाद जो हमारा ग्लैंड है दोबारा से नया बनेगा. दैट मीन्स दीज ग्लैंड्स आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड. ठीक है. तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा सिक्रीशंस के साथ, पूरा का पूरा जो ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड इट इज रिप्लेस्ड आफ्टर सम टाइम. So this is the type of the glands on the basis of the method of secretion. Now the last type of glands on the basis of the type of secretion, कि किस तरह की secretion जो है वो रिलीज आउट हो रही है. Now the first is the mucus gland. Mucus gland means mucus, वो gland जो कि mucus रिलीज करेंगे. ठीक है. म्यूकस ग्लैंड जो है वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके फिशेस के हैं, एम्फीबियंस के हैं, वो ग्लैंड्स जो कि इनकी बॉडी को स्मूथ स्लाइमी बना के रखेंगे एंड ऑल्सो फॉर्म अ मॉइस्चर लेयर ओवर द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जिसकी वजह से स्किन में रेस्पिरेशन, दैट इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट बिकम इजी इन केस ऑफ द एम्फीबियंस. आपको पता है कि एम्फीबियंस जो है वो स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होती है अगर जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो मॉइस्ट रहे. तो रेस्पिरेटरी सर्फेस यानी कि स्किन जो है वो मॉइस्चर रहती है बाय द हेल्प ऑफ दिस म्यूकस ग्लैंड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एनिमल्स सच एज विच आर aquatic. Now the next is the serous gland. Serous gland means the glands which have the watery secretion, जिनकी secretion कैसी होगी, पानी जैसी होगी, watery होगी. Such as your sweat gland. You all know your sweat glands have the watery secretion. Next is the mixed gland. Mixed gland having the secretion which is mixture of serous and the mucus gland. दोनों का मिक्सचर होगी, लेकिन आपका कोई भी इंटेगुमेंटरी ग्लैंड जो है वो इस तरह की सिक्रीशन रिलीज नहीं करता, विच इज द मिक्सचर ऑफ द सीरस एंड द म्यूकस. At the submaxillary salivary gland. Salivary gland is an example of the
such type of gland, that is the mixed gland. But this salivary gland, that is the submaxillary salivary gland, it is not an integumentary gland, right? Now the last one is the fat gland or the oil gland, जिनकी सिक्रेशन कैसी होगी, फैटी होगी, ऑयली होगी. तो आपकी बॉडी के जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, आपकी स्किन, जैसे अभी आपकी एडोलेसेंट एज है तो बहुत सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं आपकी बॉडी में, विच आर ऑयल ग्लैंड. एंड मायोबिन ग्लैंड्स विच आर present in your eyelids, these are the example of the oil glands. Now let me show you a compiled graph which is representing the different types of the glands. So this is the, according to the structure, the categorization of gland. According to structure, it is unicellular and multicellular. According to the shape of the glands are tubular, simple coiled, branch tubular, and the compound tubular. According to the another shape, it is the saccular glands. The saccular glands also are the simple saccular, the branch saccular, and the compound saccular. Now on the basis of the mode of secretion, which is most important one, तभी मैंने इसके ऊपर asterisk लगाया हुआ है. So on the basis of the mode of secretion, the glands are according to this mode, these are merocrine, then it is apocrine, and the last one, it is the holocrine. Another name of the holocrine gland is the necrobiotic. Now the last type of the glands on the basis of secretion are the mucus gland, whose secretion is mucin with water. Mucin is what? वो सब्सटेंस है, केमिकल है, जिसके कॉम्बिनेशन से आपका म्यूकस बनता है. तो म्यूसिन एंड वाटर, दे कंबाइन टू फॉर्म द म्यूकस. नेक्स्ट इज द सीरस ग्लैंड व्हिच हैव द वाटरी secretion, and another are the mixed gland having serous and mucus combined, and the oil or the fat glands which secretion is oily or fatty in nature. So this is all about our glands.